कि अगर उसकी मम्मी बाथरूम गई है तो वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती, उसके साथ ही उनको नहाना पड़ेगा। इवन अगर उनको अपने मोशन के लिए जाना है या लैट्रिन या बाथरूम के लिए जाना है तो भी जो बेटी है वो साथ में जाएगी। एक बच्चा था जिसके पापा अगर 7 बजे से थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8-10 बार फ़ोन ही करता रहता था। इन चीज़ों को बोलते हैं ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट। जब जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कोई डॉल है या उनका कोई डॉगी है या उनका कोई मोंकी है, उनको वो बहुत पसंद है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की। सप्रेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना। एंजाइटी मतलब उसकी वजह से पैदा होने वाली घबराहट। डिसऑर्डर का मतलब है कि आपकी जो सारी ज़िंदगी है उस पर कहीं ना कहीं वो फ़र्क डाल रही है उस इंसान की लाइफ में भी जिसको ये हो रहा है। अक्सर ये बच्चों में होता है बट बड़ों में भी हो सकता है, या फिर जो उनके साथ रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसको समझने के लिए मैं एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ जिससे आप इसको और गहराई से समझ पाएंगे। तो मेरे पास एक लेडी आई जिन्होंने ऑलरेडी वो काफ़ी परेशान थी और घबराहट थी उनको, और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको डिप्रेशन के और एंजाइटी के सारे लक्षण प्रेजेंट है। जब मैंने उनकी डिटेल में हिस्ट्री ली तो एक्चुअली ये पता लगा कि उनकी घबराहट और डिप्रेशन का जो कारण था वो थी इनकी बेटी जो लगभग 3-3.5 साल की थी। उस समय हुआ क्या, लगभग 2-3 महीने पहले वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। मतलब 2-3 महीने पहले वो अपने हस्बैंड के साथ लगातार 1-2 साल से रह रही थी। आर्मी में उनके हस्बैंड थे और उसके बाद उनकी पोस्टिंग हस्बैंड की उस जगह पे हो गई जहाँ पे वो उनके साथ नहीं रह सकती थी। वो 15-20 दिन फिर वो अकेली रही वहाँ पे जब तक हस्बैंड गए अपनी पोस्टिंग पर, और जहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं थी। उसके बाद जैसे कि रिचुअल होता है इंडिया में, वो अपने पहले सास ससुर के पास आ गई। क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो वो अपनी फिर मम्मी के घर आ गई कि वहाँ पे मेरी केयर वगैरह जो है वो बेटर हो जाएगी। बट वहाँ पर उनकी जो बेटी थी मीन टाइम में वो पहले ही थोड़ी सेंसिटिव और शाई नेचर की थी, वो काफ़ी इनसिक्योर हो गई। क्योंकि हुआ क्या कि पहले तो वो पापा मम्मी के साथ रह रही थी, उसके बाद वो मम्मी के साथ अकेले रही कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वो अपने दादा दादी के घर आ गई, उसके बाद वो अपने नाना नानी के घर आ गई। तो एक ही बंदा जो था वो कांस्टेंट था उसकी पूरी लाइफ में, वो थी उसकी मदर। तो वो अपनी मदर से इतनी ज़्यादा अटैच होगी, जैसे क्लिंगिंग नहीं होता, जैसे ज़्यादा चिपकू टाइप जिसको बोलते हैं, कि वो ज़्यादा उसके साथ, जैसे एक होता है गले लगाना और वार्मथ को फील करना, एक होता है कि क्लिंगिंग मतलब आप चिपक जाते हो, जैसे डर लगता है। और वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती थी उनकी बेटी कि अगर उसकी मम्मी बाथरूम गई है तो वो दरवाज़ा बंद नहीं कर सकती, उसके साथ ही उनको नहाना पड़ेगा। इवन अगर उनको अपने मोशन के लिए जाना है या लैट्रिन या बाथरूम के लिए जाना है तो भी जो बेटी है वो साथ में जाएगी। अगर उसके नाना नानी हैं, नाना नानी को वो पहले से जानती भी थी बट वो इतनी इनसिक्योर होगी कि मम्मी ने अगर मार्केट जाना है तो भी वो साथ जाएगी। वाइफ इतनी ज़्यादा परेशान होगी, मतलब जो मेरी पेशेंट है अपने आर्मी मैन की वाइफ, वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इसको मैनेज करने के लिए मेरे बस की बात नहीं है, तो उन्होंने अबॉर्शन करा लिया अपना, जो कि वो प्रेगनेंसी उनकी 2-2.5 महीने की थी। तो इतनी परेशान हो चुकी थी। और जब वो मेरे पास आई तो उनको ये लगा कि उनको डिप्रेशन है और उसकी वजह से अब उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिसिन के रूप में हो या साइकोथेरेपी के रूप में हो। और वो काफ़ी ज़्यादा रो भी रही थी और परेशान भी थी। तो जब मैंने उनको समझाया तो पहले बार उनको समझ आया कि ओहो, इसका मतलब जो मेरी बेटी है उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बार बार चेंज होता जा रहा था, तो जिसकी वजह से बेटी इनसिक्योर फील कर रही थी। और वो फील कर रही थी कि एक ही इंसान है जो मेरी केयर कर रहा है और जो हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए। होता क्या है दोस्तों, अगर हम सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर को साइंटिफिकली अब समझने की कोशिश करें कि जब बच्चा 9 महीने का होता है तो ऑलरेडी उसको स्ट्रेंजर एंजाइटी होने लगती है। मतलब वो अपने मम्मी पापा की गोद में चला जाता है, अपने दादा दादी की गोद में चला जाता है, नाना नानी की गोद में चला जाता है, या अपने आस पड़ोस के लोगों के पास भी चला जाता है। अगर मेड कोई कांस्टेंट रहती है तो उसकी गोदी में भी चला जाता है, बट उसके अलावा कुछ और लोगों की वो गोदी में बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ऐसा जो है वो लगभग 1.5-2 साल तक रहता है और ज़्यादा रहता है। और 2-2.5 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे जो है कंफर्टेबल होने लगता है। जब उसका जैसे प्री स्कूल जाने का टाइम आता है तो लगभग जब 2.5-3 साल के बच्चे होते हैं तो अब कुछ घंटों के लिए वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के आराम से दूसरी जगह जा सकते हैं। और 3 से 5 साल में तो बच्चे फ्रेंड्स भी बनाने लगते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 घंटे वो खेल रहे हैं और वो अपने में मस्त हैं, जब उनको ध्यान आया तो वो देखने आए कि मेरी मम्मी या मेरे पापा कहाँ है। बट सभी तरह के बच्चे इस तरह से बिहेव नहीं करते। उनकी जो घबराहट है वो अपने सिग्निफिकेंट जो भी इंसान है जिससे वो अटैच्ड फील करते हैं
और खासकर ये न्यूक्लियर फैमिलीज़ में प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी क्योंकि वहाँ सिर्फ पापा मम्मी होंगे या मैक्सिमम मेड होगी, तो वहाँ पर ये इशू जो है वो ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इसके बाकायदा कुछ क्राइटेरिया हैं, 8 क्राइटेरिया है, 8 में से 3 क्राइटेरिया प्रेजेंट होनी चाहिए 4 हफ्ते के लिए, तो हम कह सकते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, और अगर ये 6 महीने के लिए प्रेजेंट हैं तो हम बोल सकते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन अडल्ट्स। तो 1 बाय 1 हम टेकअप करते हैं कि सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के क्राइटेरियाज क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं DSM-5 क्राइटेरिया की जो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर के हैं। उसमें से पहला जो क्राइटेरिया आता है वो ये है कि बड़ा है या बच्चा है उसको घर में रहने में या उस सिग्निफिकेंट अटैचमेंट फिगर जो है, जो कि मदर फादर या कोई भी हो सकता है, उसके साथ अगर वो दूर जाना पड़ता है तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव या इनएप्रोप्रिएट जो है वो घबराहट या बेचैनी होने लगती है। उसके बाद अगर हम दूसरे क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें क्या होता है कि उसको ये डर लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। बुरा ना हो जाए जैसे मतलब एक बच्चा था जिसके पापा अगर 7 बजे से थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 8-10 बार फ़ोन ही करता रहता था क्योंकि 7 बजे तक पापा को घर आना ही होता था। तो उसकी वजह से उसको क्या डर लगता था कि पापा को कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, पापा ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। बल्कि एक बार ऐसा ज़रूर हो गया कि उस पर पापा जब उसके बात कर रहे थे तो उसकी वजह से उनका चालान हो गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी हुए और उन्होंने उसकी ठुकाई भी की, और उसके बाद उनको लगा कि प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है जिसके लिए वो दिखाने के लिए भी आए। तो बच्चों के मन में कई बार ये खौफ या डर भी होता है कि कहीं वो किडनैप ना हो जाए, जो इम्पोर्टेंट इंसान है, एक्सीडेंट ना हो जाए, उनको कोई बुरी चीज़ ना हो जाए। तो तीसरा क्राइटेरिया है वो है रिफ्यूज़ल टू गो आउट। आउट किस लिए जाएंगे? बच्चा है तो वो स्कूल जाएगा, बड़ा है तो वो काम के लिए जाएगा, तो वो अपने घर पे ही रहना चाहता है क्योंकि घर की सराउंडिंग में और जानने वाले लोगों के बीच में ही वो कंफर्टेबल फील करता है। अगर उसे घर से बाहर जाना पड़ता है तो उसके लिए उसके बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और कई बार स्कूल रिफ्यूज़ल का ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि बच्चे जो हैं प्री स्कूल नहीं कंफर्टेबली जा पाते, तो बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं शायद ये बाद में जब KG या प्रेप में जाएंगे तो ऐसा हो पाएगा, तब भी बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। तो वो सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है। जो चौथा क्राइटेरिया है दोस्तों वो है लूजिंग मेजर अटैचमेंट। मतलब कोई बड़ी उनकी मौत ना हो जाए, कोई डिज़ास्टर ना हो जाए, उनको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, उनको कोई चोट ना लग जाए। इस तरह के जो विचार है वो परेशान करते रहते हैं, जो बच्चा है उसके दिमाग में आते रहते हैं। उसको लगता रहता है कि मैं अकेला रह जाऊंगा तो फिर मैं ज़िंदगी को कैसे सेटल करूंगा या मैनेज करूंगा। बहुत ही छोटा है तो मैं अकेला रह जाऊंगा, वही उसके लिए बहुत ज़्यादा डर की बात होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 5th क्राइटेरिया होता है वो होता है कि घर पे अकेले नहीं रह सकते। मतलब घर पे भी रहना है तो कोई ना कोई साथ में होना चाहिए, या वो साथ में जिनके साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं उनके साथ ही वो घर से बाहर चले जाएं। वो अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहते। जैसे स्कूल वाली बात भी थी, वहाँ वैन में अकेले जाना होता है या स्कूल में अकेले एंटर करना होता है, तो वो अकेले नहीं जाना चाहते। तो कोई ना कोई जो है वो घर में साथ में रहना ही चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे बड़े होते हैं तो वो नाइट आउट के लिए जाते हैं कि मैं दादी के घर रहूँगा, या मैं मामा के घर रहूँगा, या मैं नाना नानी के घर रहूँगा, या मैं अपने फ्रेंड्स के घर भी रहते हैं। बच्चों को बड़ा मज़ा आता है खासकर जब छुट्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने घर के बाहर नहीं सो पाते, या फिर जो सिग्निफिकेंट अटैचमेंट फिगर है अगर वो उनके साथ है तो वो सो जाएंगे। अदरवाइज़ वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। वो उसी इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील करते हैं जिसके बारे में वो अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे जहाँ पे वो अपने घर में रहते। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सो भी जाते हैं तो उनको डरावने सपने आते हैं कि कोई मम्मी का या पापा का एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, कुछ बुरा तो नहीं हो रहा, मैं अकेला तो नहीं छूट रहा। तो ऐसा नहीं है कि वो खौफ दिन में रहता है, जब वो रात को सो जाते हैं तब भी उनको वो खौफ जो है वो परेशान करता है। उसमें जो लास्ट और जो 8th क्राइटेरिया आता है उसमें आती हैं फिजिकल कंप्लेंट्स। फिजिकल कंप्लेंट्स का मतलब है कि जैसे सर में दर्द हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, उल्टी का मन करेगा और वॉमिटिंग की हो जाएगी। मतलब बच्चा इतना परेशान हो जाएगा, कई बार तो ऐसा भी हो सकता है फीवरिश फीलिंग होने लग जाए, बच्चों को बुखार चढ़ जाता है जब वो परेशान होते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया जो हैं ये इनमें से अगर 3 प्रेजेंट हैं 4 हफ्ते के लिए तो हम कह सकते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड, और अगर ये 6 महीने के लिए प्रेजेंट हैं तो हम बोल सकते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर इन अडल्ट्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम हेल्प ले सकते हैं इनकी भी। अब बेसिकली इनका क्या रोल है? रोल ये है कि इसको इन चीज़ों को बोलते हैं ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट। जब जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कोई डॉल है या उनका कोई डॉगी है या उनका कोई मोंकी है, उनको वो बहुत पसंद है। तो उसमें क्या होगा, जाने अनजाने में उसके साथ भी उनकी अटैचमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगी। और आपने देखा भी होगा कि बच्चे इधर से जाते हैं या उधर जाते हैं तो अपने वो डॉगी को या डॉल को जो कि
टफ स्टफ टॉय होता है उसको वो कैरी करते हैं, तो वो भी एक उनका, और इसको बोला भी क्या जाता है ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट। ट्रांजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब पेरेंट्स के अलावा वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी जो है अपनी अटैचमेंट डेवलप कर रहा है, और कई बार तो बच्चे उनसे बातें भी करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। तो अगर उनकी इस तरह की अटैचमेंट डेवलप हो जाती है तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि पेरेंट के अलावा कोई और भी है जिससे वो इमोशनली कनेक्ट हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में एक्चुअली तो साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों का ही पार्ट है, बट उसमें ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो घर पे पेरेंट्स पहले जाने अनजाने में ट्राई करते ही हैं कि एक तो ये है कि अचानक चले जाएं ताकि बच्चे को पता ही ना लगे, और वो अगर गुम है कहीं 1-2 घंटे खेलने में तो वो उसके बाद वापस आ जाएं तो उसको शायद ना भी आइडिया हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने प्रोमिसेस को कीप अप करना, कि अगर आपने बोला है कि मैं 3 o'clock आ जाऊंगा तो 3 o'clock फिर आप आ जाइए या कम्युनिकेट कर दीजिए जितना पॉसिबल होगा। उससे जो होगा बच्चा रिलैक्स्ड रहेगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कंफर्टेबल होने लगेगा, और थोड़े टाइम के लिए तो हमें उसको छोड़ के देखना पड़ेगा। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं वो ये हैं घर को फेमिलियर रखना और उसके साथ साथ अनफेमिलियर चीज़ों को भी फेमिलियर कराते जाना। जैसे अगर हम केस की बात करें, वहाँ पे उनका एक घर चेंज हुआ, फिर दूसरा घर चेंज हुआ, फिर तीसरा घर चेंज हुआ, तो पहले जो है वो बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगे। जैसे ऐसा हो कि कभी नानी के घर, अब कई जगह प्रैक्टिकल होगा कई जगह नहीं होगा, कि जैसे कि नानी या दादी का घर अगर नज़दीक है तो वो नानी के घर गया, फिर दादी के घर गया, फिर वापस आ गया, तो वो भी अपने वाली फीलिंग आ जाती है। और आजकल तो क्या है कि मोबाइल फ़ोन है तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं जिसमें जो है सामने वाला वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा वो लोग जो है वो फेमिलियर लगने लगेंगे, वो जानने वाले लगने लगेंगे, वो आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो भी जाना पहचाना लगेगा। जैसे मेरी जो ब्रदर इन लॉ है उनकी बेटी हमारे घर पे आई थी, तो मैं तो क्लिनिक पे था, लेकिन उसने पूछा कि अंकल कहाँ हैं, क्योंकि उसने मेरे को फ़ोन पे देखा है। मैं तो फिजिकली उतना नहीं मिल पाता जितनी मेरे वाइफ या मेरे बच्चे मिलते हैं उनसे, बट स्टिल शी रिमेंबर्ड। तो उसमें क्या होता है कि फेमिलियर, आपको अनफेमिलियर चीज़ें भी जो हैं वो फेमिलियर लगने लगती हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि कंसिस्टेंट केयर गिवर होना चाहिए और हमें सेपरेशन को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं और आसपास आपके नेबर्स हैं तो उनसे आपने बना के रखी, आप शाम को पार्क लेके गए, बाकी लोग मिले, उनके बच्चे मिले, उसके बाद जो है नेबर्स के घर गए कभी 1-2 घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए, आप दूसरे रूम में बैठ गए, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है हो सकता है बच्चा आपको चेक करे, बट वो धीरे धीरे जो है अनफेमिलियर सराउंडिंग्स के साथ भी कंफर्टेबल होने लगेगा। जब इस तरह से होने लगेगा तो जब अचानक कभी ज़रूरत पड़ जाएगी आपको 1-2 घंटे जाने के लिए, तो आपको दिक्कत फिर नहीं आएगी। और अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो हमें मेडिसिन की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो वंस इन ए वाइल तो शक कभी भी किसी को भी हो सकता है। जैसे मुझे याद है जब मेरा बेटा शायद 6 साल का था तो उसको अर्थक्वेक आया था उस दिन, तो मैं काम करके जब घर पहुंचा तो वो बहुत ही ज़्यादा चिपक रहा था, तो मुझे लगा बड़ा इमोशनल हो रहा है ये। बट जब 1-2 घंटे तक वो ऐसे ही इमोशनल होता रहा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हक करना अलग बात होती है, क्लिंग करना जो है चिपकना थोड़ी अलग बात होती है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा तो उसने कहा जब से ये अर्थक्वेक आया ना थोड़ा घबरा गया है, तो दैट इज़ डिफरेंट। तो यू नो दैट डिफरेंट, बट दैट फियर जो था उसका बस फियर 2-3 दिन तक रहा, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अगर ये फियर 1 महीने से ज़्यादा रह जाता है बच्चों में तो प्रॉब्लम है, तो हमें बोलेंगे सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अडल्ट्स में तो वो 6 महीने के लिए रहना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है, और उसमें साइकोथेरेपी भी हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकती है, और काफ़ी सारे लोगों को आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि सोशल एंग्जाइटी हो जाए या सोशल फोबिया हो जाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।